मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं अपन उन सबको विस्तार से करने वाले हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट को। ये जो पीडीएफ है, ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत बताए, मतलब राजस्थान का जो इतिहास है उसके मुख्य स्रोत क्या कौन से हैं। पहली बात करें पर राजस्थान के इतिहास की, तो सबसे जरूरी चीजें देखने को मिलती है वो शिलालेख। जो बड़े बड़े शिलालेखों का निर्माण कराया गया था आपके सामने, जो मौर्य साम्राज्य के अंदर या फिर अन्य जो राजाओं के द्वारा, वो आपको देखने को मिलते हैं। ताम्रपत्र मतलब पहले के समय, वही उस समय कागज नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, तो पत्थरों के ऊपर या फिर धातुओं के ऊपर क्या करते थे, अपनी जो बातें वो लिख दिया करते थे। उनको ताम्रपत्रों के नाम से जाना जाता है। सिक्के या पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं, जहां पर आपके सामने जो हमारी वास्तुकला, वास्तुकला मतलब जो साहित्य, जो कलाकृतियां देखने को मिलती हैं उसके बारे में पता चलता है। जो हमारे लोकगीत हैं, वंश, कौन कौन से वंश और कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पर राज किया उसके बारे में पता चलता है। कौन से यहाँ पर लोगों ने यात्रा की। साहित्यिक स्रोत कौन से साहित्यिक स्रोत है जिनसे अपन को पता चलता है भारतीय जो संस्कृति के बारे में, जो उत्खनन के बारे में, जहां से उत्खनन किया गया वहां के बारे में पता चलता है। ये सब चीजें हमारी जो सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास को पहचानने के प्रमुख साधन है। मतलब आप इसमें से शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के व पुरातात्विक अवशेष, इनको मुख्य रूप से लिख देना। ये हमें हमारी जो राजनीति उस समय की कैसी थी, हमारी सामाजिक जो आपके सामने संरचना कैसी थी, और हमारी जो संस्कृति है वो कैसी हुआ करती थी, हमारा खान पान, हमारा रहना सहना, हमारा व्यवहार, हमारी जो राजनीति है, जो वंश है, वो किस तरीके से कार्य करते थे उसके बारे में विस्तार से पता चलता है। अगले वाला है राजस्थान के पूरा पाषाण काल के एक प्रमुख स्थल के बारे में बताइए। तो राजस्थान के जो पूरा 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 पाषाण काल क्या होता है, जहां पर जो आपके सामने जो प्राचीन समय के जो जो सभ्यता हुआ करती है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता हुआ करती है, वो कहां पर देखने को मिली है। तो राजस्थान के अंदर बागोर और जो मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख स्थान है। मतलब पूरा पाषाण मतलब जिस समय आपके सामने हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती थी, जिस समय मनुष्य को सिर्फ पत्थरों के बारे में ज्ञान था, धातुओं का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय की जो सभ्यता वो कौन सी है, बागोर सभ्यता देखने को मिलती है। ये आपके सामने खास करके जो भीलवाड़ा और उदयपुर वाला क्षेत्र वहां पर देखने को मिलती है। यहाँ पर उनके द्वारा सूक्ष्म औजार, जो छोटे छोटे औजार हुआ करते हैं, जहां पर आपके सामने उनका पशु जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उन पशु के जो अवशेष जो वही मिट्टी में दब जाते हैं, उनके अवशेष और प्रारंभिक मानव बसावट के सबूत मिले। मतलब जब मनुष्य ने अपने जीवन में जब बसना शुरू किया था, तब उस समय के वहां पर क्या देखने को मिलते हैं, अवशेष देखने को मिलते हैं। आहार संस्कृति की एक विशेषता बताएं। जो आहार संस्कृति देखने को मिलती है वो किस पर थी आपके सामने, जो आहार संस्कृति है वो किस पर थी, कृषि आधारित संस्कृति थी। लोगों को काली, लाल, मर्द भांड, तांबे के औजार व अनाज भंडार जैसी संरचनाएं देखने को मिली। मतलब जो हमारे राजस्थान के अंदर जो आहार संस्कृति देखने को मिली है, ये मुख्यतः किस चीज पर आधारित थी, वहां की जो कृषि है उस पर मुख्यतः आधारित थी। लोगों को वहां पे काले लाल कलर के मर्द भांड क्या होते हैं, मिट्टी से बने हुए, जो अपने यहाँ पर, भाई आप राजस्थान के विद्यार्थी हो, भांड तो जानो क्यों है, भांड जानते हो ना आप। भांड मतलब होता है आपके सामने, जिसके अंदर आपके सामने आपके घर में देखना एक ऐसे कुछ कलर का होगा, है ना, जिसके ऊपर मिट्टी पुती होती है, मिट्टी से वो बनी हुई चीजें होती हैं, जहां पर मिट्टी के जो बर्तन देखने को मिलते थे, जिनपे थोड़ी सी क्या कर दी जाती थी, पोइट्री कर दी जाती थी, है ना, और थोड़ा थोड़ा क्या देखने को मिलता था, उस पे पेंटिंग वो कर दी जाती थी। उसको किस नाम से जाना जाता है, मर्द भांड के। और ये लाल व काले कलर के देखने को मिले, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ के साथ तांबे से बने हुए औजार देखने को मिले हैं, जहाँ पे कुल्हाड़ियां, जो कृषि से संबंधित उपकरण है, हल हो गए, और कोई जो आपके सामने जो फसल को काटने के औजार है, वो सब तांबे के मिले हैं। क्यों, ताम्रकालीन आपके सामने सभ्यता थी। साथ के साथ अनाज के भंडारण की संरचना का भी उपयोग देखने को मिला है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, बालथल का क्या महत्व है। जो बालथल है उसका क्या महत्व आपके सामने, बालथल है यह आपके सामने उदयपुर में
ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। मतलब बालथल जो नामक स्थान है वो आपके सामने जो ताम्र काल, मतलब उस समय मनुष्य को तांबे के बारे में ज्ञान हो गया था, तांबे से संबंधित आपके सामने जिस काल में आप जो हथियार देखने को मिलते हैं, वस्तुएं देखने को मिलती है तांबे से बनी हुई, उस काल को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उस काल का महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पे कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं। मतलब जिस भी सभ्यता के अंदर कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वो क्या थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब वहां पर गांव में लोग बसते थे। और जिस सभ्यता के अंदर आपके सामने पक्की मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो का जो कालीबंगा हो गई, वो कैसे आपके सामने? वो शहरी नगरी आपके सामने सभ्यता के अंतर्गत माने जाते हैं। समझ में आ गया? तो बालाथल कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिलते थे, लोगों के द्वारा कृषि की जाती थी और मिट्टी के बर्तन व तांबे के औजार मिलते थे आपके साथ। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आता है आपके सामने गणेश्वर व जोड़पुरा संस्कृति किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर तांबे के औजार धातु क्रम के लिए प्रसिद्ध है। मतलब गणेश्वर व जोड़पुरा जो संस्कृति है, यहाँ पर किस चीज के जो आपके सामने जो हथियार देखने को मिलते थे, जो तांबे के औजार देखने को मिलते थे आपके सामने, और धातु क्रम है उसके औजार देखने को मिलते थे। यहाँ से हथियार, मनके व भट्टी के अवशेष मिले। मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ के लोग, गणेश्वर व जोधपुरा के लोग हैं, वो क्या करते थे? यहाँ पर वो अपने धातुओं से कुछ वस्तुओं का निर्माण करते थे। मतलब धातु का क्या करते थे? धातुओं से वस्तुओं का निर्माण करते थे, धातु क्रम का निर्माण करते थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ में आ गया? प्रश्न आएगा, पहले बता देता हूँ। कालीबंगा संस्कृति की विशेषता होता है। कालीबंगा जो संस्कृति, उसकी क्या विशेषता है? कालीबंगा में कृषि के प्रमाण मिले हैं, अग्नि वेदियां, नियोजन नगर और लोहे की जो लघु मोहरे मिले हैं। मतलब कालीबंगा जो सभ्यता देखने को मिलती है, वहां पर कृषि के प्रमाण देखने को मिलते हैं। मतलब लोगों के द्वारा कृषि की गई है। अग्नि वेदियां देखने को मिलती हैं। अग्नि वेदियां मतलब जहां पर लोगों ने बैठकर आग को जलाकर, अपन सर्दी में क्या करते हैं? आग को जला के रखते हैं ना, तो उसके जो मिट्टी राख वगैरह इकट्ठी हो जाती है, उसको अग्निवेदी के नाम से बोला जाता है। और नियोजित नगर की प्रणाली देखने को मिलती है। तो मैंने बताया था ना, नगर जहां पर पक्की मिट्टियों का निर्माण होता था, नगर को व्यवस्थित तरीके से बसाया जाता था, जहां पर पानी की व्यवस्था वो सुव्यवस्थित रूप से देखने को मिलती थी। इसको किस नाम से जाना जाता है? जो नियोजित नगर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह भारत में जो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता है उसके सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। कौन सी? कालीबंगा संस्कृति। अगले वाला है मत्स्य जनपद कहां पर देखने को मिलता है? भारत के अंदर जब जनपद हुआ करते थे, तो राजस्थान के अंदर भी एक जनपद देखने को मिलता था। जनपद क्या हुआ करते थे भाई? शुरुआत आपके सामने जब लोगों के द्वारा जब शुरुआती सभ्यता देखने को मिलती है, तो शुरुआती सभ्यता में आपको क्या देखने को मिलता है? शुरुआती सभ्यताएं होती है तब होते हैं आपके सामने जन मतलब छोटे छोटे लोगों का जन समूह है। समझ में आ गया? फिर जन से आपके सामने जनपद मिले। जनपद क्या होते हैं? आपके सामने एक छोटा सा राज्य मान लो, और जनपद मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य, उसको जनपद के नाम से जाना जाता है। तो मत्स्य जनपद है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलता था। अलवर, जोधपुर, भरतपुर वाले जो गंगा के मैदान है, वहां पर जो सभ्यताएं पनपी, उसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। क्यों पनपी? देखो, जब जनपदों का निर्माण होना शुरू हुआ, तो उस समय क्या महत्वपूर्ण चीज थी? एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वहां पर क्या देखने को मिलता था आपके सामने? जो कृषि आधारित, जो जिन लोगों के पास जितनी ज्यादा कृषि हुआ करती थी, जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा कृषि हुआ करती थी, वो क्षेत्र उतना ही ज्यादा क्या हुआ करता था आपके सामने? वो क्षेत्र उतना ही ज्यादा आपके सामने विकसित हुआ करता था। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये जो क्षेत्र था अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र था, सबसे ज्यादा कृषि देखने को मिलती थी, इसीलिए यहाँ पर क्या पनपे? सभ्यता का निर्माण हुआ, मत्स्य जनपद का निर्माण हुआ। तो इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। आज भी बोलते हैं उसी को, मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। जनपद नहीं, लेकिन मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गणराज्य जातियों को कौन सी प्रमुख थी? गणराज्य की जो जातियां हुआ करती थी, उनमें लिच्छवी, मालवा जैसे, जो आपके गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, वहां पे लिच्छवी, मालवा जैसे क्षेत्र देखने को मिलते थे। राजस्थान में भी कई जनजातियां गणतंत्र पद्धति से चलती थी। राजस्थान में भी कुछ देखने को मिलती थी जनजातियां। समझ, क्योंकि गुजरात और राजस्थान का एक जैसा संबंध रहा है उस समय। चाकसू के पुरातात्विक अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राजस्थान में आपके सामने जयपुर का जो क्षेत्र है चाकसू वाला, उस क्षेत्र में ताम्र काल के औजार देखने को मिलते हैं। मतलब उस समय मनुष्य को, आपको किस चीज का ज्ञान हो गया था? औजारों को बनाने का ज्ञान हो गया था। तो उस समय ताम्रकालीन जो सभ्यता देखने को मिलती है, उससे संबंधित चीजें देखने को मिलती है, जिसमें औजार, मिट्टी के बर्तन व धातु क्रम के
प्रमाण देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला आपके सामने राजस्थान की प्रो ऐतिहासिक संस्कृति का क्या मतलब। तो राजस्थान की जो प्रो ऐतिहासिक संस्कृति उसका क्या मतलब है? यह सांस्कृतिक प्रारंभिक मानव जीवन जीवन कृषि धातुक्रम बसावट व समाज की प्रारंभिक जानकारी के बारे में बताता है। मतलब ये संस्कृति क्या करती है आपके सामने, जो मनुष्य है उसके जीवन हो गया उसके बारे में बताते हैं। भाई प्राचीन समय में लोग कैसे रहा करते थे, वो किस प्रकार से कृषि किया करते थे, धातुओं की चीजों का किस तरीके से निर्माण करते थे, जो सभ्यता है उसकी बसावट किस तरीके से और समाज की संरचना किस प्रकार से है, उसके बारे में प्रो ऐतिहासिक काल में क्या विस्तार से बताया गया है। मुझे उम्मीद है आपके सामने यूनिट फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। राजपूत उत्पत्ति के अग्निकुल सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत में आपके सामने चार वंश प्रमुख दिखाई देते हैं। मतलब राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुल से मानी गई है। वो कौन कौन से अग्निकुल से माना गया है, ये किस प्रकार का सिद्धांत जो दिया गया था आपके सामने। आपके सामने ये जो सिद्धांत दिया गया राजपूतों की उत्पत्ति है वो आपके सामने अग्निकुंड से किसके द्वारा दिया गया? पृथ्वीराज रासोमेध चंद्र बरदाई के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इसमें आपके सामने इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया जो माउंट आबू के अंदर जो ऋषि विशिष्ट है उनके द्वारा यज्ञ किया गया था, और उसी यज्ञ के अंदर चार राजपूत वंशों की उत्पत्ति दिखाई दे पड़ती है, जिसमें परमार, चौहान, परिहार और आपके सामने जो सोलंकी हैं, वो आपके सामने चार प्रमुख आपके सामने जो अग्निकुंड में इन जो राजाओं की जो राजपूत वंश है इनकी उत्पत्ति दिखाई देती है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने गुर्जर प्रतिहारों के योगदान के बारे में बताइए। तो नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमण को रोककर उत्तर भारत की रक्षा की और यही वंश कन्नौज संघर्ष के शक्तिशाली राज्य का उत्पन्न हुआ। मतलब नागभट्ट जो प्रथम है उन्होंने क्या किया, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसको क्या किया, रोककर जो उत्तर भारत है उसकी रक्षा करने का कार्य किया। और इसी राजवंश ने आपने क्या किया, कन्नौज संघर्ष है जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी बोला जाता है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो राजवंश है वो आपस में लड़ाई करते हैं। कन्नौज जो जगह देखने को मिलती है वहां के लिए, उस जगह को जीतने के लिए उसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इसके नागभट्ट प्रथम ने इसकी क्या की थी, स्थापना भी की थी। और मयूर भोज वो सबसे इसके अब सबको पता है सबसे प्रमुख राजाओं में से थे। गुहिल वंश का क्या मतलब? गुहिल वंश के बारे में आपको विस्तार से बताना है। गुहिल वंश मेवाड़ का सबसे प्राचीन राजवंश है। कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश देखने को मिलता है? गुहिल वंश वो सबसे प्राचीन राजवंश है। बप्पा रावल इसका प्रमुख माना जाता था। कौन इसका प्रमुख था? बप्पा रावल है, इसको गुहिल वंश का सबसे प्रमुख शासक माना जाता था जिसने मेवाड़ राजवंश की जो स्थापना की। आपके सामने जो गुहिल वंश है इसकी स्थापना लगभग आपके सामने 556 जो ईस्वी है उसके आसपास देखने को मिलती है, जहां पर इसके जो आपके सामने जो संस्थापक है उनको गुहादित्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है जिसको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको नागदा को बनाया और इन्होंने चित्तौड़गढ़ को किले को जीता और इसी से इन्होंने मेवाड़ के राज्य की नींव रखी। अगला है चौहान वंश के प्रमुख केंद्रों के बारे में बताएं। तो अजमेर है वो चौहान वंश का प्रमुख केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के प्रमुख शासक थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर भी राज किए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दौरान त्रायन का जो प्रथम व द्वितीय युद्ध लड़ा गया जिसमें उनको मोहम्मद गौरी हराता है और भारत पे वो राज करता है। आपके सामने जो चौहान वंश के बारे में और भी अन्य जानकारियां दे देता हूं आपके सामने। चौहान वंश है जो आपके सामने जो बिजोलिया जो आपके सामने जिसमें शिलालेख देखने को मिलता है उसमें बताया गया कि 551 ईस्वी में इनका राज देखने को मिलता था। इनके द्वारा ये आपके सामने मुख्यतः नागौर व अजमेर वाला जो क्षेत्र है उस पर राज किया करते थे। इन्होंने सबसे पहले अहिच छत्रपुर जो अपनी जगह नागौर में वहीं पर इन्होंने राजधानी बनाई। वहीं पर इनके द्वारा क्या है, पुष्कर झील का भी निर्माण किया गया था। समझ में आ गया चौहान वंश के बारे में। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेवाड़ में कुंभा का क्या योगदान है? महाराणा कुंभा ने राजस्थान के उनको भारतीय जो राजस्थान की जो साहित्य कला या राजस्थान में जो दुर्ग के जो आपके सामने साहित्य कला के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा राजस्थान के 50% से अधिक दुर्ग है, प्रतिशत बता रहा हूं मैं, वो इन्हीं के द्वारा निर्माण किए गए। इनके द्वारा 32 से अधिक दुर्गों का निर्माण किया गया या फिर उनका पुनर्निर्माण किया गया और इसमें से कुंभलगढ़ दुर्ग है वो प्रमुख है, उसका निर्माण किया और वे कला व साहित्य के संरक्षक भी माने जाते हैं। राजस्थान में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कला व साहित्य को महत्व दिया है उसका नाम कोई और नहीं तो महाराणा कुंभा है। महाराणा प्रताप का महत्व क्या है?
महाराणा प्रताप जिस समय आपके सामने राजस्थान में अकबर की अधीनता स्वीकार करने, हर शासक है वो आपके सामने क्या कर रहा था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहा था। नागौर दरबार में आपके सामने चाहे मेवाड़ मारवाड़ के राजा हो, चाहे आपके सामने जो जयपुर के राजा हो, सब ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसमें से एक राजा निकल कर आता है जिसका नाम है महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ना तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की है और ना हम कभी जीवन में अधीनता स्वीकार करेंगे। और इसीलिए अकबर ने, हालांकि अकबर ने उनको काफी बार संधि प्रस्ताव भेजा, मान सिंह के द्वारा, टोडरमल के द्वारा अनेक बार ये संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको स्वीकार नहीं किया। और फिर देखने को मिलता है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें आपके सामने निर्णायक विजय का एक बार महाराणा प्रताप की होती है, फिर आपके सामने अकबर की होती है। अकबर यहाँ पर पूर्ण रूप जो ना तो कभी अकबर पूर्ण रूप से महाराणा प्रताप को हरा पाए, ना कभी महाराणा प्रताप है वो अकबर को पूर्ण रूप से हरा पाए। कभी अकबर ने की जो सेना है वो पूरी तरीके से, जो मेवाड़ राज्य है उस पर उनका पूरा जो स्थापत्य देखने को मिला। हमेशा अकबर है वो आपके सामने संघर्ष करता रहा पूरे जीवन काल में महाराणा प्रताप से। और लास्ट में आपके सामने जो महाराणा प्रताप अपने अंतिम समय में जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अलावा उन्होंने काफी क्षेत्र को फिर से जीत भी लिया था। समझ में आ गया अच्छे से, वैसे आपको पता भी होगा। चंद्रसेन के जो योगदान के बारे में लिखिए। राव चंद्रसेन ने जोधपुर में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। मतलब जो राव चंद्रसेन है जोधपुर में आपके सामने क्या किया था, मुगलों के साथ। राव चंद्रसेन है वो आपको पता है ये भी अकबर के जो आपके सामने जो कार्यकाल के ही आपके सामने राजा हुआ करते हैं। इनको मेवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, जो राजस्थान के इतिहास का जो भोला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है आपके सामने, जब नागौर दरबार का आपके सामने आयोजन किया जाता है 1570 के अंदर अकबर के द्वारा, उस समय राव चंद्रसेन भी इनकी जो आपके सामने राव मालदेव के जो बेटे थे वो राव चंद्रसेन, वो उनके दरबार में पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो हमारा जोधपुर राज्य है, जो मेवाड़ साम्राज्य है, जो हमेशा अपनी पराक्रम के लिए, अपने जो किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करने के लिए हम जीवन भर संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए। इनको पता चलता है कि जब वो जाते हैं अकबर के दरबार में, तब उन्हें पता चलता है कि वो अपनी मन मर्जी से राज्य नहीं कर पाएंगे अब, अगर उन्होंने अकबर की इस अधीनता स्वीकार कर ली। राज्य पर उनका पूरा शासन रहेगा, लेकिन अधीनता स्वीकार है अकबर की, तो अकबर का आपकी बातें माननी होगी, शाही कृपा से सब कुछ चलेगा। तो ये बात उनको पसंद नहीं आती है और फिर ये लगातार अकबर से संघर्ष करते रहते हैं। इनकी छापामार जो युद्ध नीति है वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहती है। और जो आप इनका जो योगदान है मेवाड़ के, जैसे महाराणा प्रताप का जो योगदान है उसको काफी जो साहित्यकारों ने काफी बहुत ही विस्तार से बताया है, उतना इनका जो साहित्य है उसको, इनके जो संघर्ष को अकबर के साथ, उसको इतना जो साहित्यकारों ने नहीं विस्तृत रूप से बताया है। इनको थोड़ा कम ही आंका जाता है इनके साहित्य को, इनके जो संघर्ष को अकबर के खिलाफ। इसीलिए इनको मेवाड़ का जो मारवाड़ का भोला बिसरा राजा के नाम से या मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाना जाता है। आई होप मुझे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। स्वाई जयसिंह द्वितीय को एक वैज्ञानिक कार्य बताइए। तो स्वाई जयसिंह है वो आपके सामने राजा थे, सॉरी जयपुर के राजा थे आपके सामने। उन्होंने वो एक अपनी, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत तेज था। मतलब भारत में वो एक शायद मूलतः उन प्रमुख राजाओं में से होंगे जिनको इतनी ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इतनी ज्यादा विज्ञान पे पकड़ थी जितनी शायद और कोई राजा को जीवन में होगी भी नहीं। इनके द्वारा जंत्र मंत्र में अनेक प्रकार की वेधशालाएं इनके द्वारा बनाई गई। खगोल विज्ञान को, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान को इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया। समझ में आ गया। जाट शासक सूरजमल का क्या योगदान है। जाट शासक जो सूरजमल है वो आपके सामने इनके द्वारा कहां पर, जो भरतपुर, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, वहां के राजा हुआ करते थे आपके सामने जो सूरजमल जो आपके सामने राजा हैं, इनके अगर अपन कार्यकाल की बात करें तो 1755 से लेकर आपके सामने 1763 तक जो इनका शासन काल है वो देखने को मिलता है। आपके सामने इनके द्वारा जो दिल्ली हो गया, इनका शासनकाल, अलवर भरतपुर दिल्ली तक इनका शासनकाल चलता है। इनके द्वारा भरतपुर के अंदर में जो लोहागढ़ किला उसका भी निर्माण किया गया। इनके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि लगभग इन्होंने 80 से ज्यादा युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। जब 1753 में इनके द्वारा 1753 में क्या किया गया, मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया और मुगलों को इन्होंने हराया भी। साथ के साथ जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलता है अब्दाली और जो मेवाड़ की शासकों के बीच में, तो उसमें जो
आपके सामने क्या बोलते हैं, मराठाओं के बीच में, तो उनको भी संरक्षण देने के इनके द्वारा काम किया गया था। अगला है थकनूर बदन सिंह का महत्व क्या है। बदन सिंह जाट राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, इन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। मतलब जो बदन सिंह जाट है वो इस राज्य के जो इन्हें जो बदन सिंह है, थक्कुर बदन सिंह, ये जो आपके सामने अलवर भरतपुर का जो जाट साम्राज्य देखने को मिलता है उसके संस्थापक माने जाते हैं, जिसके सूरजमल सबसे प्रमुख राजा हुए हैं। मुझे उम्मीद आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगले वाला प्रश्न है, मध्यकालीन जो राजस्थान समाज की एक विशेषता लिखी है। राजस्थान समाज जाति, देखो राजस्थान में एक प्रमुख चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो क्या होती है, जातियां। हमारे भारत जो राजस्थान के जो राज्य हैं वहां पर सभी जातियों का बहुत महत्व है, जहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व जो शूद्र है इस प्रणाली को हम मानते थे। सामंतवादी परंपरा भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती थी, जहां पर राजाओं के द्वारा, जो राजस्थान के राजा हुआ करते थे, वो अलग अलग प्रकार के जो उनका जितना भूभाग हुआ करता था, इस पर सामंतों को, सामंत मतलब जमींदारों को क्या करते थे, भूमि है वो दे देते थे। वो भूमि पर वो क्या करते थे, कर को, टैक्स को वसूला करते थे और अपनी सेना का निर्माण किया करते थे। वो राजा को टैक्स भी दिया करते थे और जरूरत होने पर उनको सेना भी देते थे। और यही सामंत जो लोग हैं ये राजा के जो निर्माण करने पर भी उनका योगदान हुआ करता था। राजस्थान के जो, अगर राजस्थान के, अगर अपन साहित्य की बात करें, राजस्थान के इतिहास की बात करें, हमारी शौर्य परंपराएं, हमारे जो युद्ध कला की अगर बात नहीं करें तो अछूता रह जाएगा। हमारे यहाँ पर स्त्री जीवन पर अनेक प्रतिबंध जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं पर आपके सामने पद्मिनी जैसी महिलाएं भी देखने को मिलती हैं, जहां पर आपके सामने जो हमारी अनेक ऐसी महिलाएं देखने को मिली जिन्होंने राजस्थान के जो साहित्य है उसको, राजस्थान का जो इतिहास को उसको गौरवान्वित किया गया था, जिसमें हाड़ी रानी भी प्रमुख है। जिसमें मीराबाई के योगदान के बारे में बताइए। राजस्थान के अंदर संत कवि हुई है मीराबाई, जो भक्ति आंदोलन के समय, भक्ति आंदोलन मतलब उस समय जिसमें मुगलों का जो सबसे ज्यादा आपके सामने क्या देखने को मिलता था, मुगल है उन्होंने भारत पे राज कर रखा था, और जो मुस्लिम आक्रांताएं हैं उन्होंने हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। उस समय एक आंदोलन की शुरुआत होती है, भक्ति आंदोलन। उस आंदोलन में एक प्रमुख भारतीय राजपूत राजवंश की एक महिला जिसका नाम है मीराबाई, वो कृष्ण भक्ति में प्रमुख संत बनी, और उन्होंने अपने प्रेम और समागम के और जो अपने पदों के माध्यम से क्या किया, हमारे जो राजस्थान का जो इतिहास है, जो अपने गौरवशाली बलिदान के लिए, शौर्य के लिए जाना जाता है, उसको एक अलग आयाम दिया, जिसमें उसको उन्होंने हमारे जो साहित्य है, हमारा जो धर्म है, भक्ति के रूपरेखा के रूप में भी दिखाया लोगों को। समझ में आ गया। दादू दयाल कौन थे? दादू दयाल है वो राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत रहे हैं। इन्होंने अपनी दया, प्रेम व समानता का सदा जो संदेश दिया। तो दादू दयाल कौन है भाई? निर्गुण भक्ति का जो मीराबाई है सगुण भक्ति धारा से थी, दादू दयाल भी भक्ति काल से ही है, लेकिन वो कौन से थे? निर्गुण, जो ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते हैं, मतलब उस ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, जहां उनके अनुसार ईश्वर है वो हर कण कण में व्याप्त है। समझ में आ गया अच्छे से। राजस्थान की किला स्थापत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में बहुत से ज्यादा किले देखने को मिलते हैं, जो हमारे अलग अलग प्रकार के किले हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ पर दुर्ग है वो एरण दुर्ग देखने को मिलते हैं, वन दुर्ग देखने को मिलते हैं, आपके सामने जो पहाड़ों के ऊपर दुर्ग देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो कला के दुर्ग देखने को मिलते हैं। एक चीज जिनमें प्रमुख है, स्थापत्य कला अलग अलग हो सकती है, उनके निर्माण में अलग अलग प्रकार की चीजों का निर्माण हो सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनकी मजबूती, उनकी ऊंची दीवारें, उनकी सुरक्षा के समय जो खाद्य सामग्री कितनी रहेगी, सैनिक किस तरीके से रहेंगे, राजा का किस तरीके से सुरक्षा करना है, इस बात का प्रमुखता से ध्यान रखा गया। हमारे चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला है, आज भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के जब सेनानियों की बात होती है, राजस्थान के शौर्य कला की बात होती है, तो बात होती है हमारे किलाओं की भी। 1818 के बाद में ब्रिटिश प्रशासन में क्या परिवर्तन देखने को मिले? अंग्रेजों ने प्रशासन, न्याय प्रणाली, कर व्यवस्था और पुलिस में सुधार किए। 1818 के बाद में क्या देखने को मिलता है? उनके द्वारा जो अधिनियम लाया जाता है, जिसमें राजस्थान की जो प्रशासन प्रणाली है, सामंतवादी प्रणाली है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किए गए। राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार की जो सती प्रथा है, जो विशेषकर तो राजस्थान में देखने को मिलती है, महिलाओं पे अनेक प्रकार के जो अत्याचार देखने को मिलते हैं, उन पर भी इन्होंने कम किया। सती प्रथा पर ब्रिटिश, आप सबको पता है सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय वो बहुत
पहले से आपके सामने प्रयास कर रहे थे, तो उनके प्रयास सार्थक होते हैं। और सती प्रथा आप सबको पता है राजस्थान में तो विशेषकर देखने को मिलती थी। तो सती प्रथा है वो आपके सामने 1829 के अंदर, 1829 ईस्वी के अंदर, उस समय के वहां कर क्या हुआ करते थे, जो सर विलियम बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उनके द्वारा क्या किया गया था, आपके सामने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। और किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय के द्वारा। बाल हत्या निषेध कानून कब लागू किया गया, राजस्थान में आपको पता है कि भाई कन्या, जो महिलाएं, जो बच्चियां हुआ करती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। क्यों, दहेज के कारण। जो दहेज है वो देना पड़ता था, इस जब जो बालिकाओं की जो शादी की जाती थी, तो उसके लिए क्या कर दिया गया था, आपको उनकी हत्या की जाती थी, तो इसको भी अवैध घोषित किया गया था। नमक व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार क्यों था, आपको पता है हर घर में आपके सामने जो नमक है उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में से उस समय एक थी, यही एकमात्र ऐसी वस्तु थी जिसका कमर्शलाइज उस समय हुआ था। कमर्शलाइज समझते हो ना, बाजारीकरण। राजस्थान एक ऐसा भूभाग था जहां पर अनेक प्रकार की खारी पानी की झीलें देखने को मिलती थी और उससे निकलता था नमक। उस नमक पे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को पता है कि राजस्थान सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है, तो उन पे उन्होंने राजस्व लगाया। और उस राजस्व क्या करते थे, कौन नियंत्रण करता था, अंग्रेजों वो नियंत्रित करते थे। कितना नमक उत्पादित होगा, कहां जाएगा, उस पर कितना राजस्व लगेगा, सब कुछ अंग्रेजों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। और इस जो नमक कर को तोड़ने का कार्य दांडी मार्च के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अफीम व्यापार का क्या महत्व है, आप सबको पता है राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र जिसको अपन प्रमुख रूप से बोलते हैं, जिसमें झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ झालावाड़ जैसा क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र उदयपुर का भी आ जाता है, वो क्षेत्र, वो जमीन है जहां पर आपके सामने अफीम की खेती की जाती है। वो जमीन उपयुक्त है आपके सामने अफीम को उगाने के लिए। तो उस अफीम जैसा जो एक, आपको पता है अफीम एक नशा है और इस पे भारी मात्रा पे कर लगाया जाता है। तो अफीम में से बहुत बड़ा राजस्व आया करता था। इस सब चीजों पर भी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था, आपके सामने पुराने समय राजा इस पर नियंत्रित करते थे और फिर अंग्रेजों के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता था। मराठाओं के राजस्थान पे क्या प्रभाव थे, मराठाओं के आक्रमण से आर्थिक हानि व राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। राजस्थान में मराठा क्या करते हैं, मराठाओं के द्वारा राजस्थान पे आक्रमण किया जाता है। मराठाओं का जो मुख्यतः आक्रमण आपके सामने 1711 ईस्वी में माना जाता है, जो आपके सामने मंदसौर जो जिला है वहां पर आपके सामने इन्होंने क्या किया था, जो मध्य प्रदेश की जो सीमा देखने को मिलती है वहां पर ये जगह है, उन्होंने जो मराठाओं की सेना है वो बुरहानपुर से आगे निकलकर मराठा जो क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, वहां पर जो मराठा है वो घुस जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। किसान आंदोलन और प्रजामंडल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 1857 में राजस्थान का एक प्रमुख केंद्र बताइए, तो कोटा है वो 1857 की जो विद्रोह था उसका मुख्य केंद्र था। राजस्थान में सबसे पहले आपके सामने जिस छावनी पे सबसे पहले क्या हुआ करता, क्या हुआ, 1857 की क्रांति शुरू हुई, वो कौन सी थी, 1857 की क्रांति, वो सबसे पहले नसीराबाद की जो छावनी है वहां पर सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह करके दिल्ली की ओर कूच किया था। तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। आर्य समाज का राजस्थान पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, आर्य समाज है उसने राजस्थान में क्या किया था, सामाजिक सुधार व स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए थे। किसके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा ये सब प्रयास किए गए थे। बिजोलिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन है विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, आपके सामने बिजोलिया आंदोलन है वो राजस्थान के अंदर जो चलाया गया प्रमुख किसान आंदोलन में से था, जहां पर राजस्थान में जो सामंतवादी प्रथा देखने को मिलती थी। सामंतवादी प्रथा में क्या हुआ करता था, बहुत ज्यादा कर वसूला जाता था। कहा जाता है राजस्थान में एक समय में ऐसा आ गया था जब कुल 84 कर वसूले जाते थे। किसी लड़की की शादी हो गई उस पे कर, कोई नया राजा चुना गया उस पे कर, आपके सामने जिस घर पे रहते हो उस भूमि पे कर, वो कृषि करते हो उस पे कर, तो लगता ही लगता था। जो आपके सामने स्त्रियों बच्चों को छोड़ करके पुरुषों पर कर, अलग प्रकार के लाग बाग के आपके सामने कुल 84 कर देखने को मिलते थे। इस चीज का विरोध करने के लिए सबसे पहले साधु सीताराम दास के द्वारा 1897 से लेकर 1915 तक आपके सामने बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के द्वितीय चरण की जो शुरुआत है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा आपके सामने 1916 से लेकर 1923 तक की गई। इनको राष्ट्रीय जो पथिक के नाम से भी, राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा, इन्हीं को क्यों माना जाता है आपके सामने प्रमुख, क्योंकि इन्होंने आंदोलन को नई दिशा दी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान में पॉपुलर करने का कार्य किया। तृतीय चरण में इनको मणिकलाल शर्मा के द्वारा 1923 से लेकर आपके सामने 1941 के द्वारा इनके द्वारा क्या किया गया, इसको संभाला गया।
और आखिरकार में माणिकलाल जो शर्मा है, उनके माणिक्यलाल शर्मा के द्वारा ही क्या किया गया, मेवाड़ जो राज्य है उसके साथ क्या कर लिया गया था, आपके सामने समझौता कराया गया था। बिजोली आंदोलन समझ में आ गया आपको अच्छे से। मेवाड़ प्रजामंडल का क्या उद्देश्य था भाई, फिर आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के प्रजामंडलों की शुरुआत हुई, इनमें प्रजामंडलों का उद्देश्य यही था कि संवैधानिक परंपराओं को लागू किया जाए, लोगों के अधिकारों की बात की जाए, जो समाज में जो महिलाओं के खिलाफ जो आपके सामने अत्याचार हो रहे हैं, जो समाज में अलग अलग प्रकार की कुरीतियां दिखाई दे रही हैं, उन सबके विरोध प्रदर्शन किया गया और इन प्रजामंडलों का स्थापना की गई। अरबेली आंदोलन क्या है, भील आदिवासियों के द्वारा सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की गई, उसको अरबेली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सूरजमल मेवाड़ प्रजामंडल से कैसे जुड़े, सूरजमल उन्होंने जनता के अधिकारों और संघर्ष के लिए इस जो प्रजामंडल है इसकी के लिए जुड़े। राजस्थान का एकीकरण कब शुरुआत होता है, राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत है 1948 में होती है। आप सबको पता है राजस्थान अलग अलग प्रकार की रियासतों में बटा हुआ है। राजस्थान में जब भारत का जो अलग होते हैं भारत पाकिस्तान, उस समय अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी से एक प्रस्ताव पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम उसके अंतर्गत, उसमें उन्होंने क्या कहा कि कोई भी रियासतें हैं वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, चाहे भारत के साथ रह सकती हैं, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तब भारतीय जो प्रमुख जो स्वतंत्र सेनानी थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, वो सब जो लोग हैं और अन्य जो जिस समय आपके सामने जो भारतीय जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उनको इस चीज का पता चलता है, अगर इस समय भारत एक नहीं हुआ तो कभी भी एक नहीं होगा। तब भारत का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बागडोर अपने हाथों में संभाली और जितनी भी जो आपके सामने रियासतें हैं उनको एकीकरण करने का, भारत में मिलाने का कार्य किया गया। कुछ लोगों ने आपके सामने कुछ लोगों ने अपने खुद से स्वतंत्रता सौंप दी भारत को, कुछ लोगों को प्रलोभन के माध्यम से सौंपी, कुछ लोगों के आपके सामने क्या किया गया, जो अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन चला के, अलग अलग प्रकार की कानूनी कार्रवाई करके उनको अपने अंदर मिलाया गया। कश्मीर हो गया, आपके सामने जो हैदराबाद हो गया, उनके तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धौलपुर का विजय कब हुआ, धौलपुर का विजय 1949 में धौलपुर को राजस्थान में शामिल किया गया, ये अच्छे से याद कर लेना भाई। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण मतलब सारे का सारे राज्य का पूर्ण एकीकरण, मतलब राजस्थान को एक अलग राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया जाता है, पूर्ण एकीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये है राजस्थान का जो आपके सामने इतिहास का पेपर था, फ्रॉम अर्लीस्ट टू द 1956 तक कंप्लीट रिवीजन करा दिया मैंने आपके सामने। कोशिश की है छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से बड़े क्वेश्चनों के बारे में भी आपको बता दिया जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।